नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैंने से आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने जनजाति के बारे में चर्चा की थी। सामाजिक मानवशास्त्र बी पार्ट थर्ड का ये जो पेपर है, सेकंड पेपर, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं। उनमें हमने सामाजिक मानवशास्त्र के परिचय, उसकी परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ा था। उसके आगे जो टॉपिक है वह जनजाति है। जनजाति क्या है, आदिम समाज क्या है, जनजाति की परिभाषा क्या दी है सामाजिक मानवशास्त्रियों ने, और जनजाति की विशेषताएं क्या है, इनका जिक्र किया था हमने। और जनजाति की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया था कि सामाजिक मानवशास्त्र है, उसके केंद्रीय विषय वस्तु हम जानते हैं कि आदिम समाज है, जनजातीय समाज है, और भारत और राजस्थान में जनजातियों की काफ़ी बड़ी संख्या निवास करती है। और राजस्थान की बात करें तो कुल जनसंख्या का लगभग 13.5% है जो जनजातीय जनसंख्या है। और राजस्थान मुख्य रूप से भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथुड़ी, ये जनजातियाँ मुख्य रूप से विद्यमान है या निवास करती हैं। ये आदिम समाज का, जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजातीय जनसंख्या है। और भारत में भील, मीणा, गरासिया, गोंड, संथाल, गारो, खासी, टोडा, कोटा, बिरहोर, हो, इस तरह की अनेक जनजातियाँ भारत के अलग अलग राज्यों में निवास करती हैं। उसका सामान्य परिचय हमने लिया था। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 17 के लगभग बताया था, वो 17 नहीं, लगभग 13.5% है। बाई मिस्टेक ये डाटा गलती से 17% बता दिया मैंने। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम जनजाति और जाति में क्या अंतर है, इस पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा सरल रूप से जाति के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और जाति और जनजाति में तुलना करेंगे, अंतर करेंगे कि इनमें, इन अवधारणाओं में क्या अंतर है। देखिए, जाति और जनजाति दोनों समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। और जनजाति के लिए हमने पढ़ा है कि जनजाति एक क्षेत्रीय मानव समूह है, परिवारों का एक समूह है, जिसका एक अपना एक नाम होता है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक निश्चित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन होता है। ये जनजाति की परिभाषा है। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भी अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है। जनजाति की जो सार रूप में 6 मुख्य विशेषताएं हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया था। हमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि जनजाति एक क्षेत्रीय मानव समूह है, यानी कि जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, यानी एक निश्चित भूभाग जनजाति की एक मुख्य विशेषता है। आप देख लिए राजस्थान में, भारत में जो जनजातियाँ हैं वो आधुनिक समाज की तरह गांव या शहरों में निवास नहीं करती। वो जंगल, दुर्गम, पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में अलग थलग बिल्कुल अपनी संस्कृति और जीवन शैली की विशिष्टता को बनाए हुए अपने हिसाब से रहते हैं, और ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये हर जनजाति का अपना एक निश्चित भूभाग होता है। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक परिवारों का समूह है। जनजाति एक समुदाय, छोटा समुदाय होता है, बहुत अधिक जनसंख्या नहीं होती है, एक से अधिक परिवारों का एक समूह होता है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद में जो तीसरी विशेषता है वह एक सामान्य नाम। हर जनजाति का अपना एक सामान्य नाम होता है, उससे उसकी पहचान होती है। जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया है, टोडा है, कोटा है, बिरहोर है, हो है, ये जनजातियों के नाम, इनसे इनकी पहचान होती है और इनको जनजाति का दर्जा देती है सरकार। इसके अलावा इनका अपनी एक भाषा होती है। हर जनजाति की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। ये जनजाति की महत्वपूर्ण विशेषता है।
भील है, मीणा है, ग्रासी है, सहरी है, या भारत की जो अन्य जनजातियाँ हैं उन सब की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। उसी भाषा में वो बोलते हैं, संवाद करते हैं, आपस में उनमें संचार होता है, सामाजिक संबंध बनते हैं, सामाजिक अंतर्क्रियाएँ होती है। तो एक सामान्य भाषा, ये भी उनकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और पांचवी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है कि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, एक विशिष्ट यूनिक कल्चर होती है जिसका ये पालन करते हैं। और सामान्य संस्कृति के अंदर सामान्य समग्र जीवन शैली आ जाती है इनकी, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं, इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें संस्कृति में आ जाती हैं। संस्कृति एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारी समग्र सामाजिक विरासत, समग्र सामाजिक जीवन शैली, व्यवहार प्रणाली, सब कुछ आ जाता है। तो इनकी संस्कृति अपने आप में विशिष्ट होती है, अलग होती है, सभ्य समाज से, आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग होती है। तो विशिष्ट संस्कृति, ये भी जनजाति समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और छठवीं जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक संगठन होता है। ये उसी राजनीतिक और आर्थिक संगठन के आधार पर संगठित होती हैं, अपना जीवन निर्वाह करती हैं, अपने अंदर व्यवस्था बनाए रखती हैं, प्रथाओं, परंपराओं और जनजाति सरदार के माध्यम से अंदर इनके जो नियम है, कानून है, उनकी पालना करवाई जाती है और अपराध पर सज़ा भी दी जाती है। तो ये जनजाति समाज की मुख्य विशेषताएं जिनकी हमने चर्चा की थी कल। डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सार रूप में आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया मैंने कि हम जाति और जनजाति का जो अंतर है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सारगर्भित तरीके से, सटीक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये जनजाति की मुख्य विशेषताएं थी। जनजातीय भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। भारतीय समाज की विविधता, बहुलता का एक घटक यह भी है और इसलिए भारतीय समाज को वैसे तो प्रजातियों का अजैब घर कहते हैं, लेकिन हम इसे जनजातियों का अजैब घर भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जाति क्या है, जाति की अवधारणा क्या है और जाति और जनजाति में क्या अंतर है। देखिए स्टूडेंट्स, जाति है भारतीय समाज की एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है, बुनियादी सामाजिक संस्था है जिस पर भारतीय समाज खड़ा है। एक महत्वपूर्ण घटक है भारतीय समाज का, भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है, सामाजिक स्त्रीकरण का एक स्वरूप है। यह जो है भारतीय समाज की एक विशिष्टता है, दुनिया के दूसरे समाजों से भारतीय समाज को अलग करती है और ये व्यक्ति और समूह दोनों की सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस और भूमिका दोनों का निर्धारण करती है। जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है जिसमें सदस्यता जन्म के आधार पर मिल जाती है और एक हायरार्की, संस्तरण बना रहता है। कुछ जातियाँ उस संस्तरण में उच्च स्तर पर होती है, कुछ निम्न स्तर पर होती है और कुछ अत्यंत ही निम्न स्तर पर होती है। और उसमें खान पान है, सामाजिक अंतर्क्रिया है, इनके कुछ निषेध होते हैं, नियम होते हैं और अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है। ये जाति की मुख्य विशेषताएं होती हैं। जाति का ये कॉन्सेप्ट है। सार रूप में, परिभाषा के रूप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो जाति है वह वंशानुक्रम पर आधारित एक संस्तरणात्मक अंतर्विवाही समूह है। जाति है जो वंशानुक्रम पर आधारित एक संस्तरणात्मक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है और तथा जो सामाजिक व्यवहार, खान पान और सामाजिक अंतर्क्रिया संबंधी निषेधों का पालन करती है। ये जाति की सार रूप में परिभाषा है, इसमें सब चीज़ें आ गई है। और भारत की बात करें तो भारत में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण
सामाजिक संस्था है जो हमारे सामाजिक जीवन को बहुत गहराई से व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है और जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव है। और भारत में लगभग मोटे तौर पर 3000 जातीय समूह निवास करते हैं। थोड़ा सा इस अवधारणा को समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी आपको समझा देना चाहता हूँ। भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री हुए हैं जीएस घुरिये, उनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में प्रोफेसर जीएस घुरिये ने जाति की 6 मुख्य विशेषताएं बताई हैं। उनको आपके सामने सार रूप में प्रस्तुत कर देता हूँ मैं। सबसे पहली विशेषता उन्होंने बताई है कि जाति समाज का एक खंडात्मक विभाजन है। यानी जाति जो है, जाति की ये सामाजिक संस्था है, समाज को अलग अलग खंडों में बांट देती है। कुछ उच्च जातियाँ होती है, कुछ मध्यम जातियाँ होती है, कुछ निम्न जातियाँ होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये वर्ण हैं और इन वर्णों में अलग अलग जातियाँ समाहित हैं। तो ये है एक तरीके से ऊर्ध्वाकार समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। यानी ऊंचे नीचे क्रम में समाज को अलग अलग खंडों में बांट देती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता वह है संस्तरण, हायरार्की। इसका मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था में कुछ जातियां उच्च स्तर पर होती हैं, कुछ जातियां उनसे निम्न स्तर पर यानी मध्यम स्तर पर होती है और कुछ उनसे निम्न स्तर पर होती है। इसको सरल रूप में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्राह्मण एक वर्ण है, लेकिन इस वर्ण से संबंधित बहुत सारी जातियां हैं जो जातीय संस्तरण में उच्च स्तर पर आती हैं। उसके बाद में क्षत्रिय वर्ण की जातियां आती है, उसके बाद में वैश्य वर्ण की जातियां आती है और उसके बाद में शूद्र वर्ण से संबंधित जातियां आती हैं। वर्ण व्यवस्था अलग थी। प्राचीन समय में गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था, इसमें सामाजिक गतिशीलता रहती थी। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। इसमें भी समाज वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, लेकिन एक अवधारणा ये भी है कि ये विकृत स्वरूप में हमारे सामने जाति व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। लेकिन जहाँ तक जाति की विशेषताओं की बात है तो जो संस्तरण है उसका मतलब यही है कि जातियाँ ऊंचे नीचे क्रम में व्यवस्थित रहती हैं और यही इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी विशेषता है अंतर्विवाह। प्रत्येक जाति अपनी जाति में ही विवाह को प्राथमिकता देती है और एक कठोर सामाजिक नियम होता है। एक जाति का सदस्य दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, उस पर सामाजिक प्रतिबंध होते हैं और अगर ऐसा कर लेता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो ये कठोर नियम है। तो प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करता है। और चौथी विशेषता है परंपरागत व्यवसाय। प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है। उसके सदस्य पुश्तैनी रूप से विरासत के रूप में उस व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखते हैं, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, जीविका निर्वाह करते हैं। पांचवी विशेषता है खानपान व सामाजिक अंतरक्रिया संबंधी प्रतिबंध। खानपान व सामाजिक अंतरक्रिया संबंधी प्रतिबंध होते हैं। एक जाति किसी दूसरी जाति के साथ खानपान और अंतरक्रिया कर सकती है या नहीं, उनके संपर्क में आ सकती है या नहीं, उनके यहाँ खाना पीना कर सकती है या नहीं, इस तरह के कुछ निषेध होते हैं। ये भी जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और 6वीं विशेषता है नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। प्रत्येक जाति के लिए कुछ नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं होती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हैं। और कुछ विशेष अधिकार होते हैं कुछ जातियों के कि ये काम वही कर सकती हैं, कि पूजा पाठ इस तरह के काम कुछ विशिष्ट जातियों के लिए निर्धारित होते हैं। साफ सफाई के काम कुछ विशिष्ट दूसरी जातियों के लिए निर्धारित होते हैं। रक्षा और राज्य की रक्षा और सुरक्षा का काम है वो कुछ जातियाँ करेंगी। इस तरह कुछ धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेष अधिकार जातियाँ प्रदान कर देती हैं। ये जाति की मुख्य विशेषताएं हैं जो जीएस घुरिये ने अपने पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन बताई हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका ध्यान रखना है, इसका आपको उत्तर लिखते समय जिक्र भी करना है, बताना भी है। ये जाति से संबंधित सार रूप में अवधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है।
और अब बात करते हैं जाति और जनजाति में अंतर की। डियर स्टूडेंट्स, जाति और मैंने सबसे पहले जनजाति का कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जनजाति क्या है और जनजाति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जाति क्या है और जाति की विशेषताएं क्या हैं। अब हम आते हैं कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है। जाति और जनजाति के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को समझने के बाद जाति और जनजाति में अंतर करना बहुत आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य अंतर जो जाति और जनजाति में है वो इनकी परिभाषाओं के आधार पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। परीक्षा में उत्तर लिखते समय आपको कॉपी को दो भागों में बांटना है, एक तरफ जाति लिखना है, दूसरी तरफ जनजाति लिखना है, फिर पॉइंट वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। 1 नंबर पॉइंट में आप जाति की चीज़ लिखें, वहीं 1 नंबर पॉइंट में जनजाति वाले हिस्से में जनजाति के बारे में बताना है, फिर 2 नंबर पॉइंट, फिर 3 नंबर पॉइंट, इस तरह आपको अंतर बताना है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला अंतर है वह है जाति में आपको ये बताना है कि जाति सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है, भारत की विशिष्ट एक सामाजिक संस्था है और ये वंशानुक्रम पर आधारित संस्थानात्मक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है तथा जो खानपान और सामाजिक अंतरक्रिया संबंधी निषेधों का पालन करती है। यह जाति की अवधारणा है। और दूसरी तरफ आपको जनजाति की अवधारणा बतानी है कि ये एक क्षेत्रीय मानव समूह है या एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाला परिवारों का समूह है जिसका एक सामान्य नाम, भाषा, संस्कृति और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन होता है। तो जनजाति में संस्तरण है, अंतर्विवाह है, निश्चित परंपरागत व्यवसाय की विशेषताओं का अभाव होता है। जनजाति में ये नहीं होता है। जनजाति में संस्तरण नहीं होता है, अंतर्विवाह और निश्चित परंपरागत व्यवसाय की जो विशेषताएं होती हैं इनका अभाव होता है। दूसरी विशेषता है, दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं और जनजाति की बात करें तो भारत में लगभग 705 जनजातीय समूह हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वह ये है कि जाति सभ्य और आधुनिक समाज का भाग हैं और जो जनजातियाँ हैं वे मुख्यतः निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं और सभ्य समाज से दूर हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखते हुए दूर दराज के दुर्गम, पहाड़ी और जंगली इलाकों में वे निवास करती हैं। तो ये मुख्य 3 अंतर हैं जाति और जनजाति में, और इनके आधार पर हम जाति और जनजाति में जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है प्रिय छात्रों वो ये है कि समाजशास्त्र विषय को पढ़ते समय आपको अच्छी पुस्तकों को आधार बनाना है। अनावश्यक रूप से बहुत सारी पुस्तकों में नहीं उलझना है। एक विषय के लिए, एक पेपर के लिए आप एक पुस्तक लाइए, उसको अच्छे ढंग से समझिए और उसके जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत हैं उनको अच्छी तरह क्लियर कीजिए। आप जिस तरह हमने जाति और जनजाति के अंतर यहाँ स्पष्ट किया है, जिस स्टूडेंट ने जाति और जनजाति की अवधारणा को अच्छी तरीके से समझ लिया है वह इनमें डिफ्रेंशिएट भी बहुत ही सटीक और सारगर्भित और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आज हमने जनजाति की अवधारणाओं पर आपके सामने पुनर्विचार किया है, सार रूप में उसको भी आपके सामने पुनः प्रस्तुत किया है। उसके बाद में जाति की अवधारणा पर चर्चा की है, जाति की विशेषताओं का विवेचन किया, उसके बाद में हमने जाति और जनजाति में अंतर किया है। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसका सार यही है और हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जनजाति और जाति में क्या अंतर है, जाति और जनजाति की अवधारणा क्या है, इसको आपके सामने सार रूप में रखा है और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होंगे और आगे इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ मैं कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई जो चिंताजनक स्थिति है और कोविड-19 जो ये महामारी है, यह और घातक स्वरूप में हमारे सामने आ रही है। केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमें स्वयं को भी और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। मैं पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में मैंने कहा है कि हमें भारत सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइंस की
पालना करनी है, दूसरों को भी उसकी पालना के लिए प्रेरित करना है। नियमित रूप से बाहर जाने से पहले मास्क पहनना है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी है, और नियमित रूप से बाहर से आने के बाद साबुन से हाथ धोना है, और ऑफिस में या दूसरी जगह पर नियमित रूप से सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। सार्वजनिक जगह पर बिल्कुल नहीं थूकना है, और दूसरे लोगों को भी, अपने साथियों को भी, स्टूडेंट्स को भी, समाज में मोहल्ले के लोगों को भी इन नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हाल फिलहाल बचाव ही उपचार है, और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, और सामूहिक सहयोग से ही इस संकट से हम उबर सकते हैं, कोविड-19 इस महामारी का सामना कर सकते हैं, और इसकी संक्रमण दर को कम कर सकते हैं, और इससे बच सकते हैं। यही हमारे स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हितकर है, और यही हमारी जिम्मेदारी है। और एक जिम्मेदार, सच्चे, अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने इस दायित्व का निर्वहन करना है। मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद में अगली वीडियो में हम इससे जो अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।